अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी गेट सोसाइटी। फ़िज़िक्स की हम पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं और हम अभी पीएमसी की पैड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 125, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ ए ऑप्शन एम्पियर। व्हेन अ फोर्स इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी द वर्क डन इज़। अगर फोर्स डायरेक्शन से पैरेलल हो जाए, इसका मतलब है कि 0 डिग्री होगी तो वर्क मैक्सिमम होगा। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच यूनिट इज़ यूज इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मीटर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। ओजोन, हाइड्रोजन एंड सोडियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस। वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमें पावर, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान में एक रिलेशन बताता है। दैट इज़ द ए ऑप्शन, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। इट इज़ द करेक्ट फार्मूला। ये करेक्ट फार्मूला हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स इन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस एक क्लोज कंटेनर में पड़ी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। वो कौन सी चेंज होगा जो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवाएगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, यानी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज़ इक्वल टू। दो नोड्स के दरमियान या फिर दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस λ/2 के इक्वल होता है, जबकि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दो नोड्स हैं तो λ/2 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ गिवन बाय। ये फार्मूला दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का। इन दिस इक्वेशन एम हैज़ डायमेंशन। अब एम का डायमेंशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे डायमेंशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है एम यहाँ पे मास है। तो मास क्या होता है, मास का किलोग्राम होता है यूनिट, और उसका डायमेंशन भी मास ही होता है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। अगर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है तो मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दिया हुआ है तो मोलर स्पेसिफिक हीट सही ऑप्शन होगा। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़ कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी। याद रखें उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड्स द सेंटर, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक स्पेशल केस है क्योंकि उसमें यही बताया जाए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक्सेलरेशन इन द सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज डैश टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम से हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है या एक्टिंग निगेटिव होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, एक्टिंग निगेटिव भी होती है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन यहाँ पे सुइटेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा क्योंकि जितना हम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें बॉडी में पैदा होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे बेस्ट क्योंकि ये सीधी सीधी एक लाइन लिखी हुई होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है न्यूक्लियस शेप इज़ कंसिडर्ड टू बी। न्यूक्लियस का शेप स्फेयर की तरह होता है, स्फेरिकल होता है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ 10 वोल्ट। सो DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस। फुल वेव रेक्टिफायर का DC कंपोनेंट के फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला होता है DC कंपोनेंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 2V0। V0 यानी पीक वोल्टेज, 2 × V0। पीक वोल्टेज से 2 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय पाई, 20/पाई, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है व्हेन अ स्टैंडिंग वेव इज सेट अप इन अ पाइप विच इज़ ओपन फ्रॉम वन एंड। अगर एक ऐसा पाइप है जो एक एंड से ओपन है और दूसरी एंड से क्लोज है तो इस तरह के पाइप में नंबर ऑफ़ एंटी नोड और नंबर ऑफ़ नोड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इक्वल चीज़ों को जब भी हम
ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा एक इवन नंबर आता है। अगर आप कोई भी ऑड नंबर्स ले लो, दो इक्वल ऑड नंबर्स ले लो, लाइक 4 और 4, ये तो इवन नंबर्स हैं दो, उनका भी सम इवन ही आएगा। लेकिन अगर कोई ऑड नंबर जैसे 3 और 3 दोनों को ऐड करो फिर 6 आता है, वो भी इवन नंबर है। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द एंटी नोड एंड नंबर ऑफ द नोड्स इज ऑलवेज इवन। उसके बाद है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। 3 चार्जेस प्लस 3q प्लस 1q एंड q जो कि एक वेरिएबल है आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन। अब बताएं कि इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन q टू बी 0, जो बीच वाली q चार्ज होगी उस पर अगर हमें 0 फोर्स करना है तो हम जो बड़ा वाला q है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे। एक तरफ से +3 चार्ज एक्ट कर रही है तो दूसरी तरफ से उसको बैलेंस करने के लिए उतनी ही चार्ज एक्ट करनी चाहिए। सो 3q होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका। फिर क्या हो जाएगा बीच में, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है, बताया जा रहा है कि इक्वल सेपरेशन है, तो यहाँ पे फिर बीच में पूरा का पूरा जो इफेक्ट होगा चार्ज का ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए दोनों में सिमिलर यानी इक्वल चार्ज होनी चाहिए। उसके बाद है द फ्लक्स इज़ द रीजन वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी चीज़ चेंज होती है, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, पोलैरिटी या कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होता। मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, तो सिर्फ फोर्स चेंज होता है। अच्छा, तो यहाँ पे नो चेंज आकर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन मास स्प्रिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब ये 4 यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, इनके जब आप फार्मूला, ये मास स्प्रिंग सिस्टम के जो ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप फार्मूलाज जब देखोगे तो उसमें सब में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का वहाँ पे होगा जिक्र, यानी वहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उस फार्मूला में ज़रूर होगा, x0 या x ज़रूर होगा। लेकिन जब आप लास्ट वाला ऑप्शन जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट का कोई भी रोल नहीं है, उसमें डायरेक्ट किसका रोल होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हम 2π/t करते हैं जो कि टाइम पीरियड से डिपेंड करता है। सो इसमें ये बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड नहीं करता। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। करंट दैट फ्लक्चुएट्स पीरियडिकली विथ टाइम इज नोन एज एसी करंट, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। अ सर्किट दैट एड्स पॉजिटिव और निगेटिव डीसी वोल्टेज टू एन इनपुट साइन वेव, साइन वेव में पॉजिटिव या निगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड हो जाए तो इस तरह के सर्किट को क्लैम्पर कहा जाता है। वाई एक्सरेज आर यूज इन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी में एक्सरेज को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डाइफ्रैक्शन हो सके, क्योंकि क्रिस्टल्स के एटम्स बहुत कम डिस्टेंस होते हैं तो सिर्फ एक्सरे ही उनमें से डाइफ्रैक्ट हो सकती है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसमें होगा जो कि या तो सेमीकंडक्टर्स होंगे या तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑप्शन, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लिखोगे तो आपको जो जवाब आएगा फाइनल वो यही आएगा कि डेल्टा U इजिकल टू माइनस डेल्टा W, यानी वो निगेटिव हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है बोन्स इमेज, इन बोन्स इमेज इज शोन ऑन एक्सरे फोटोग्राफ बिकॉज एक्सरेज कैन बी, इसमें सी ऑप्शन होगा एब्जॉर्ब बाय बोन्स। क्यों हमें एक्सरे फोटोग्राफ में बोन्स के इमेजेस नज़र आते हैं, क्योंकि बोन्स एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस वजह से। उसके बाद है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट डीसी नहीं होता, प्योर डीसी नहीं होता, वो पल्सेटिंग डीसी होता है। फिर उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर, और वो फिल्टर होता है एक कैपेसिटर। तो यहाँ पे तो पल्सेटिंग ऑप्शन सही है। उसके बाद है विच आइसोटोप हैज़ हाईएस्ट मोमेंटम व्हेन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी सबकी सेम है तो मास जिसका ज़्यादा मोमेंटम उसका ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, ट्राइटियम का होता है। दैट इज़ द थर्ड आइसोटोप, हैवीएस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद है इफ़ 2 फोटॉन्स इंटरेक्ट इन सेम डायरेक्शन व्हाट विल चेंज, अगर 2 फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी इंटेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो इंटेंसिटी चेंज होती है। अगर स्पीड ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगी तो वहाँ पे एनर्जी में फ़र्क आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स चेंज हो रहे हैं तो इंटेंसिटी में फ़र्क आएगा। वाई शुड अ रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इन सीरीज़ डेलिबरेटली, हम क्यों सीरीज़ में सर्किट को रेजिस्टेंस डालते हैं, क्या हमें करंट को इंक्रीज़ करवाना होता है या डिक्रीज़ या कंट्रोल
या सिर्फ उस सर्किट को एक अच्छा सा लुक देना होता है, तो हम हमेशा रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं करंट को डिक्रीज़ करने के लिए। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटीरियल अदर देन एयर और स्पेस, एयर और स्पेस को छोड़कर बाकी चीज़ों की परमिटिविटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है हमेशा। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो ही होता है। सिर्फ क्या चीज़ चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि वो जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है उसी पॉइंट पे वापस फिर क्या आ रहा है तो उसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इज़, अगर ब्रेक्स अप्लाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगी जो कि निगेटिव में चली जाएगी, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर, क्लाउड्स तब बनते हैं पहले वाटर एवापोरेट होता है, तो एवापोरेट क्या होगा, यानी एनर्जी पहले उसने एब्जॉर्ब की, हीट पहले उसने एब्जॉर्ब की, फिर जब ऊपर चले जाते हैं वाटर वेपर्स तो ऊपर जाके फिर कैसे क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से कंडेंस हो जाते हैं, यानी फिर वो एनर्जी को, हीट को रिलीज़ कर देते हैं। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्स्ट एब्जॉर्ब करते हैं फिर रिलीज़ करते हैं। इफ़ वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ़ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट अ फिक्स एंगल नॉट 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री यानी 90 डिग्री नहीं होगी, अगर इन दोनों के बीच में फिक्स एंगल है लेकिन 90 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, तो पूछा जा रहा है कि पाथ क्या होगा। याद रखें, जब भी इन दोनों चीज़ों यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर 90 और 0 के दरमियान एंगल होगी तो हेलिकल पाथ बनेगा, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट, इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वाट के इक्वल इसका डायमेंशन मिलेगा, सिवाय डी ऑप्शन के। डी ऑप्शन में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वाट का डायमेंशन नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसफर वेव्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाइट वेव्स को प्रूव करवाती है, दैट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही होती है, बाकी रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव्स में होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन आफ्टर कॉम्पटन इफेक्ट इज, कॉम्पटन इफेक्ट के बाद इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर उस पर इफेक्ट होगा तो कुछ उसकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फोटॉन की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, वर्क डन इज, अगर डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो वर्क डन वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट इज़ द सेम एज 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन पर सेकंड में, तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 60 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 में हो जाएगा कैंसिल और जवाब आएगा 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन फ्रॉम 200 टू 50 वोल्ट, यानी एक चौथाई हिस्सा हो रहा है, यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो प्राइमरी में इसका मतलब है कि 4 टाइम्स टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। अब सेकेंडरी वाइंडिंग बताई जा रही है कि कितनी 40, तो प्राइमरी की क्या होगी, 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, यानी 160। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फॉर विच एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज़ मैक्सिमम, वो कौन सी एंगल है जिसके लिए फ्लक्स मैक्सिमम होता है। फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 0 डिग्री होगी। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। म्यूचुअल इंडक्शन एज अ प्रैक्टिकल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ, म्यूचुअल इंडक्शन किस में होती है, 2 वाइंडिंग्स होती है, सेकेंडरी प्राइमरी, ये ट्रांसफार्मर में होती है, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस एनर्जी, इंटरफेरेंस में एनर्जी क्या होती है, इज़ ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड, इज़ लॉस्ट या रिमेन्स अनचेंज्ड एज अ होल बट इज़ रीडिस्टर्ब्ड। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इंटरफेरेंस में कोई एनर्जी ना बढ़ती है ना कम होती है, सिर्फ क्या होता है, देखिए जब हम टोटल सम करते हैं डिस्प्लेसमेंट्स का तो वो बढ़ता नहीं है, वो जितना होता है उतनी होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम ही होगी, बस क्या होती है रीडिस्टर्ब हो जाती है, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा एक तरह की हो जाती है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। If a wheel of radius r turns through an angle of 30 degree, then the distance through which any point on its rim moves is, अब डिस्टेंस यानी आर्क डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जबकि रेडियस और डिग्री दी हुई है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 30 डिग्री की रेडियन कितनी बनेगी, 30 डिग्री
का टोटल कितना रेडियन बन जाएगा, यानी 30 डिग्री। अब टोटल कितने होते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो 30 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, पाई बाय 6 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो पाई बाय 6 रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। और फिर डिग्री को आप मल्टीप्लाई करो रेडियस के साथ, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो पाई आर बाय 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद है द फेज एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ मीडियम इज 3 पाई बाय 4। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 20 सेंटीमीटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, ये भी बिल्कुल ईजी है। फेज डिफरेंस यानी दिया हुआ है, एंगल दी हुई है, उसके बाद डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वेवलेंथ का फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद है इफ़ एन एसी वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज इनपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर देन द आरएमएस वोल्टेज वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट विल बी, ये भी बिल्कुल ईजी है। अब इसमें जो आरएमएस वोल्टेज वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट लिखा हुआ है ना, ये जुमला गलत है, क्योंकि डीसी वोल्टेज का कोई भी आरएमएस वोल्टेज नहीं होता। डायरेक्ट यहाँ पे बस होगा मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज या सिंपल वोल्टेज हम कह सकते हैं। तो ये एक सवाल में गलती है जो कि मैंने पॉइंट आउट करवा दी है। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो 10 वोल्टेज दिया हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। फिर जो उसका जवाब आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 ये फार्मूला ही में ही होता है, तो उसको फिर जो जवाब आएगा उससे 0.7 को करोगे माइनस। एक्चुअली 0.7 किसकी क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 की एक वैल्यू होती है। तो आप क्या करोगे, इसको फिर करोगे माइनस। जब आप इसको माइनस करोगे 0.7 के साथ, फिर जो जवाब आएगा, फिर आपने क्या करना है, वो जो जवाब आपको मिलेगा वो होगा 13 पॉइंट और कुछ ना कुछ इस तरह का जवाब मिल रहा है आपको, वो जवाब आपको मिल जाएगा। फिर बस आपने लास्ट में जो डीसी आउटपुट वाला फॉर्मूला होता है आपने वो फिर यूज़ करना है। फिर आपका जवाब 9.3 वोल्टेज आएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5.5 ओम एट 19 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 21.5 ओम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, वो आपको फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज़ रखनी है और टेम्परेचर्स को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, आपका हो जाएगा। उसके बाद है डैश आर सच न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास नंबर ए बट डिफरेंट चार्ज नंबर। मास नंबर सेम हो, डिफरेंट चार्ज नंबर हो, तो उसको हम आइसोटोप नहीं बल्कि आइसो बार कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेक्टर इज क्वांटिटी विच, डी ऑप्शन, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वेक्टर में। हाफ वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर कैन प्रोवाइड एनी डिग्री ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें सवाल में ही उन्होंने जवाब दे दिया एनी डिग्री ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन। सो सी ऑप्शन में भी एनी मल्टीप्लिकेशन, मतलब किस तरह की भी हाफ वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर में किस तरह की भी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। सो इसमें सवाल में ही इन्होंने ब्लैंक नहीं लगाया, सिर्फ दे दिया है गलती से। अ पार्टिकल हैविंग द चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन 20 है, 100 वोल्ट से इसको करो मल्टीप्लाई दोनों को, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एन आइडियल गैस एट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.72 × 10⁵ पास्कल ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.81 मीटर क्यूब। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ गैस आर प्रेजेंट। अब इसमें आप जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। यस अब यहाँ पे है 178 इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट नॉर्थ पोल ओनली फ्रॉम द बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है, क्या हम दोनों को जुदा कर सकते हैं? याद रखें ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप दोनों को जुदा करोगे भी ना, तो अगर दोनों को बीच से काट लो तो नॉर्थ पोल जो जुदा होगा उसमें फिर से 2 पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, और साउथ पोल में भी फिर से 2 बन जाएंगे नॉर्थ, मतलब कभी भी ये जुदा नहीं हो सकते, ये फिर से बनते रहते हैं। सो इसमें हमारा नो ऑप्शन इज़ द करेक्ट, बी ऑप्शन। उसके बाद है अ पार्टिकल रेडियो आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज। 5 डेज़ की हाफ लाइफ है, तो 15 डेज़ में कितना परसेंटेज उसका डीके हो सकता है? अब देखें 5 डेज़ एक हाफ लाइफ है, 15 डेज यानी 3 हाफ लाइफ होंगी। एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, क्वार्टर 1/4 हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 हो जाएगा। फिर आपको जो अब परसेंटेज इसकी निकालोगे 1/8 की आप परसेंटेज निकालोगे अबाउट 87.5% हो जाएगी। मतलब 1/8 को आप मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, फिर जो आपका जवाब आएगा वो 87.5 इस तरह से कुछ जवाब आ जाएगा, इसके करीब ही आ जाएगा। द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है तो इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, 0 पॉइंट और कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और पीएमसी पेट टेस्ट नंबर 4 मुकम्मल हो चुकी है। अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी आपने तो वो भी आप देख लें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चैनल से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह सारी जो वीडियोस हैं मैं बना के सारी पेट टेस्ट की वो आपको अपलोड कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।